सुधाकर जी, मैं आपको काफी ज्यादा तो करीब से नहीं जानता, लेकिन आपके फेसबुक वाल पे जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ और जो कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, उसमें मैंने कहीं ना कहीं देखा कि आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आप बराबर फील्ड में दिखाई देते हैं और बराबर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं, क्या नाला साफ करवाने के लिए एक एमएलए को वहां तक जाना चाहिए, या फिर वो जा रहे हैं और कर रहे हैं, या फिर खुद से वो बिजली कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, या फिर उसको क्रियान्वयन करवा रहे हैं 12 घंटे बिजली? ये जो व्यवस्था है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह अभी विमर्श में आया नहीं। इस देश की राजनीति की मैं बात करता हूँ, बिहार छोड़ दीजिए, तो देश की राजनीति में कि विधायिका के विधानसभा का सत्र न्यूनतम 90 दिन होना चाहिए, लेकिन वो 90 दिन की जगह घट के 30-35 दिन हो गया। तो स्वाभाविक है कि विधायिका की गुणवत्ता पे तो सवाल है, बहस पे भी सवाल है, कानून पे भी सवाल है। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे माननीय न्यायालय जब कोई फैसला देना होता है तो चिंतित हो जाता है कि ये कानून जब बनाने की पूरी प्रक्रिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल स्टेक होल्डर जो है वो है विधानसभा, उसमें बहस ही नहीं हुआ और बिना बहस का कानून पास हो गया। अब वैसी परिस्थिति में जो न्यायाधीश महोदय ये नहीं समझ पाते कि ये कानून जो बना है उसका उद्देश्य क्या था। वो उद्देश्य तभी साफ होगा जब बहस हो, बहस हुआ ही नहीं। प्रीपेड मीटर और पोस्टपेड मीटर, ये जो बड़ा ही एक अंतर्द्वंद मेरे यहाँ काफी सारे लोगों ने फोन करके कहा कि क्या आप पत्रकार, तुम क्या करते हो, इस तरह की भाषा में तुम, मतलब कई बार हमने व्यंग भी लिखे हैं, तंज भी लिखे हैं, काफी कुछ लिखा और चीजें सुधरती हैं। लेकिन ये बिजली का पोस्टपेड मीटर और प्रीपेड मीटर पे आपका क्या टेक है? देखिए, इसमें सुधार की भारी गुंजाइश है। बिजली विभाग को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। बिजली बिल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भुगतान लोगों को ईमानदारी से करना चाहिए। कहा जाता है कि हम लोग के बिहार में कहा जाता है कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे केवाला क्या। तो जो बेईमानी जो करना चाहेगा वो तो बेईमानी करेगा ही, और जो चोरी करना चाहेगा वो कितनों अंडरग्राउंड भी करवा दीजिए। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है कि अंडरग्राउंड की जब योजना जब आती है, बिजली के तारों को भूमिगत करना है, तो वो शुरू होती है मुख्यमंत्री निवास से, ठीक है, और खत्म कहाँ हो जाती है? वहीं पे भूमिगत हो जाती है योजना। उसके बाद ऑफ पोल रोड वगैरह में जाता है, वहीं पे खत्म हो जाती है। और सबसे पहले जो प्रीपेड मीटर, जिसका की विवाद दिल्ली सरकार ने रोक लिया, अभी तक वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लगाया ही नहीं जा रहा है। मुंबई में भी नहीं लगाया जा रहा है, आपके झारखंड में रुका हुआ है, उस पर थोड़ा बहुत द्वंद है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि बिहार का में क्यों इसको इम्प्लीमेंट इतना जल्दी किया गया, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। बिहार एक यूनिक केस है, पूरे देश में बिहार एक यूनिक केस है। वर्तमान की बिहार सरकार ने मांग किया है कि वन नेशन वन टैरिफ लागू किया जाए, जिससे हमारा बिजली का जो कॉस्ट है वो घट जाए। देखिए, हमको तो नहीं लगता जो केंद्र में जो सरकार है वो जिस तरह से उद्योगपतियों के पक्ष में काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वन नेशन वन टैरिफ योजना लागू करेगा और देश के बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी में डाले रहेंगे। नेता कोई बनता कैसे है क्या? तो जरा अपने बारे में जरा अपनी जुबानी, ये तो लोगों ने पढ़ा विकिपीडिया पे या फिर कहीं भी, तो मैं जानना चाहूंगा सुधाकर सिंह जी से कि क्या इसमें मतलब कि कैसे मन में विचार आया कि या तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर रहा, या फिर मतलब कि ये दर्शकों को जरा बताएं कि आपका जो स्कूली शिक्षा दीक्षा या फिर जो करोड़ीमल कॉलेज तक का जो सफर रहा, उस पर जरा अपना दृष्टिकोण डालें। देखिए, वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और केएमसी किरोड़ीमल कॉलेज तक की जो यात्रा है, उसके पीछे एक बड़ी स्याह यात्रा है। हमारी पढ़ाई, आपने पढ़ाई सरकारी स्कूल में की? शुरू से लेकर अंत तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सरकार का इंस्टीट्यूशन है, और हमने प्राइमरी एजुकेशन भी हम गांव के सरकार के प्राथमिक विद्यालय में मैंने पढ़ाई की, और 8वीं तक। वहाँ से हम लोग 6 किलोमीटर दूर जो रामगढ़ बाजार है, वहाँ हमने हाई स्कूल की पढ़ाई की, वो भी सरकार का विद्यालय। स्याह पक्ष कहने का मतलब ये था कि हमारे 1 से 8 तक क्लासरूम में 2 हमारे पास पक्के मकान थे,
2 क्लासरूम 8 में 6 क्लास हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। जो अपना हम लोग बोरा लेके जाते थे और बारिश हो, धूप हो या ठंड हो तो भाग के घर आना होता था। वो स्याह पक्ष की उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज उतना बुरा हाल नहीं है, उससे बेहतर सुविधाएं मिली हैं, लोगों तक सरकारें पहुंची हैं बेहतर सुविधाओं को लेकर। लेकिन यह भी तो बात तो सत्य है कि हमको किसी भी सरकारी एग्जामिनेशन में बैठना हो, यूपीएससी बैठना हो, नीट में बैठना हो या कंबाइंड एंट्रेंस में बैठना हो, तो हमारे लिए सिलेबस एक है वहाँ पे। अब ये नहीं देखता कि गांव का लड़का है, इसको सिलेबस दिखा ही नहीं, वो सवाल उससे पूछा जाता है यूपीएससी में, या हमको नीट में एम्स में जाना हो या इंजीनियरिंग में जाना। सब कुछ तो ठीक है, शादी वादी हो गई आपकी? एकदम समय से मेरी शादी हुई थी। कैसे हुई, लव या अरेंज? आप दोनों कह सकते हैं। बचपन का प्यार? जी नहीं, कह सकते हैं कि उसको आप साथ तो पढ़ी, बंद समाज है जो इतना बंद समाज था नहीं। ये हमारी ये जो समस्या है 100-200 साल की समस्या है। हाँ, वर्चस्व का। अदरवाइज भारतीय समाज, सनातन समाज ऐसा नहीं था। पहले भी बराबरी का तो नहीं था, लेकिन काफी अवसर था। ये अवसर जरूर 100-200 साल पिछले जो हम जब गुलाम भारत थे उसमें महिलाओं की आज़ादी बहुत पिछड़ गई थी, तो सुधार तो हो रहा है। सुधाकर सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार में जैसा कि आप जानते होंगे कि कृषि सुधार, जो भूमि सुधार थे, वो तो लागू हुए नहीं अच्छी तरह। हालांकि नियम कानून के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों के पास बना था कृषि जो भूमि सुधार के जो बिल थे, लेकिन भूमि सुधार का बिल लागू हुआ नहीं कभी सचमुच में यहाँ पे। तो ऐसे में जो बड़ी जोत का किसान होता है, जिसको हम लोग 2.5 एकड़ से ज्यादा का जोत वाला किसान कहते हैं, और छोटी जोत वाला जो किसान होता है जो 2.5 एकड़ से कम वाला है, इन दोनों किसानों की समस्याओं में आपको जमीनी स्तर पर अंतर क्या दिखता है? पहले तो इस बिहार में और इस देश में ये आज तक हमको समझ में नहीं आया था कि भूमि सुधार का परिभाषा क्या है। बेसिकली केवल बड़े किसानों को टारगेट करने के नाम पर लैंड रिफॉर्म की बात की गई। तो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं अडानी अंबानी, उन पर क्यों नहीं सवाल? तो एक तरह से वोट बैंक की राजनीति है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हो, उसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म। ये है मानसिक दिवालियापन, बौद्धिक दिवालियापन इस बिहार में रहा। राजनेताओं का हो या जो थिंक टैंक आते हैं अपने को, उन लोगों का ये मानसिक दिवालियापन, जिसके चलते बिहार भूख से मौत की तरफ बढ़ रहा है। शब्द मेरे कड़े हो सकते हैं, मैं कई बार कहा कि शब्द शायद मैं गुस्से में कड़े शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी जीवन में जो मैंने कहा उससे पीछे नहीं जाऊंगा। कुछ वर्षों से, करीबन 15 वर्षों से बिहार सरकार एक कृषि रोड मैप जारी कर रही है। अब इस कृषि रोड मैप में कहा जाता है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, काफी ज्यादा सुधार आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर आपको क्या लगता है, कृषि रोड मैप से क्या फायदा हुआ है, क्या बदलाव आए हैं? देखिए, तो उसमें कृषि कहाँ है? अगर हम पूरे रोड मैप को पढ़ लें तो उसमें कृषि कहाँ है? कृषि है ही नहीं। 12 विभागों का सम्मिलित बजट को हम कृषि रोड मैप कहते हैं। 12 विभाग, थोड़े से दाम बढ़ जाते हैं प्रोडक्शन घटने से, तो एक ही बार दाम में कितना इजाफा होता है। अब एक टमाटर उदाहरण है आपके सामने। एज ए पॉलिसी मेकर, ऑफिसर्स या जो हमारे जो लगे हुए इस क्षेत्र में, हम में लोगों में से सबसे जो काबिल है पूरी कृषि व्यवस्था में, मंत्री से लेकर नीचे खेत तक, तो मेरा मजदूर है, वो हमसे ज्यादा जानता है। उत्पादन के मामले में तो बिहार पीछे है ही, इसके अलावा और जिन चीज़ों के मामले में पीछे है उसमें से एक बहुत खास चीज़ आती है। एक तो जो कृषि श्रमिक की जो आय होती है, दैनिक आय, उसका अगर हम लोग हिसाब किताब देखें तो केरल में जितना आय होता है उसका करीब करीब 1/4 हो जाता है। इवन अगर हम लोग पंजाब से तुलना कर लें तो फिर आधा हो जाएगा, असम से भी तुलना कर लें तो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे में पलायन तो होगा ही। तो अगर इस सवाल को लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग रहने देते हैं, फिलहाल ये बताइए कि खाद और बीज की बिहार में क्या स्थिति होती है? जैसे कि अगर हम लोग यूरिया की बात करें 264 रुपए 265 के आसपास का रेट है, तो क्या इस सरकारी रेट पर और समय पर खाद, बीज और जो कीटनाशक वगैरह होते हैं ये सब किसान को उपलब्ध हैं, या फिर इस सब में देरी होती है और इसकी वजह से समस्याएं होती होंगी? देखिए, मैं एक राजनेता के तौर पे हम अपनी पार्टी, अपनी सरकार को जो प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन आम आदमी से पूछ लीजिए तो कृषि विभाग के परफॉर्मेंस से कोई संतुष्ट नहीं है। उसके कारण है कि कहा जाता है कि समय से अगर खेती ना हो तो खेती का कोई मतलब नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाए।
का बीज निगम है हमारे यहाँ, वो नकली बीज बेचता है। किसान जिस भरोसे के साथ बीज लेके जाता है उसका वो ग्रीन के रूप में यूज करता है। पूरे बिहार में बीज निगम का कोई भी बीज किसान उपयोग नहीं करता, वो ग्रेन के रूप में, खाने के रूप में यूज करता है। चलो लोग कहते हैं कि आखिर तब किसान क्यों बीज नहीं लेता है, क्योंकि उसमें सब्सिडी है, और सब्सिडी ले अगर काट दीजिएगा तो उसका, जैसे गेहूं है तो 25 रुपए केजी बाजार में गेहूं है, और सरकार उसको सब्सिडी दे के 25 रुपए में गेहूं दे रही है, तो कहता है चलो बीज तो नहीं, कम से कम जानवर को खाने का तो काम आ जाएगा। एक और चीज की बात होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे पंजाब वगैरह में आया, कृषि का उत्पादन जो था अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही जो मंडी वगैरह की व्यवस्था थी वो काफ़ी बदल गई। बिहार में अगर हम लोग उसी को देखें तो जिस चीज़ के लिए अभी हाल में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, वो सारे सुधार जो थे, वो सारे बदलाव जो थे, करीब करीब वो सभी बिहार में 12-15 साल से लागू है। मंडी वगैरह जो है वो सरकारी ही नहीं है, अब निजी मंडियाँ भी हैं। बाहर के लोग आकर के पट्टे पर खेती वगैरह जो कर रहे होते हैं वो भी लागू है यहाँ पे। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सब चीज़ों के बदलाव के बावजूद बिहार तक पहुंचा क्यों नहीं, कहाँ अटक गया? देखिए, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ये मंडी कानून की जो न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई, जो बिहार में 2006 से इम्प्लीमेंटेड है, तो बिहार एक यूनिक केस हुआ कि यहाँ वो कानून जिस एग्रीकल्चर कानून की समीक्षा की बात कर रहे हैं जो भारत सरकार में, जिसके विरोध में देश के किसान गए थे और वापस देना पड़ा, वो तो बिहार में 17 साल पहले से है। तो जरूर बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ना चाहिए था। अगर वो नीति सही है जो मोदी जी ने दिल्ली में लाया, तो बिहार को तो राजा होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को राजा हो जाना चाहिए था। यहाँ तो सारे नियम लागू हैं जो मोदी जी चाहते थे, जिसको वापस जाना पड़ा इस देश में। और जब सबसे कम आए हैं तो सबसे अधिक पलायन भी बिहार के पास है। शायद देश चाहता है कि बिहार गरीब रहे, क्योंकि उनको मजदूर चाहिए देश को, इसीलिए देश को चिंता नहीं है बिहार आगे जाए न जाए। हम बिहारियों को ही चिंता करना होगा कि हम अपनी दशा और दिशा को कैसे ठीक करें। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। बिहार गरीब रहेगा, देश के धन्ना सेठ, उद्योगपति, अडानी अंबानी वो खुश रहेंगे, याद रखिए। इसीलिए बिहार के बारे में कोई, आप देखे होंगे कि बिहार जब पीछे छूट गया तो बिहार पे चर्चा बंद है दिल्ली में, सिवाय इसके दुर्दशा का चर्चा। एक चीज होती है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। अब बिहार में अगर परंपरागत रूप से देखें तो हम लोग अदौरी बनाने से लेकर के सुखौंती बनाने तक, उस सब में हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं। किसी न किसी तरह से फूड को स्टोर किया जाता रहा है ताकि उसको बाढ़ के समय में इस्तेमाल किया जाता रहे, या फिर कभी अगर सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, उस समय इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो स्टोरेज का जो परंपरागत तरीका था वो तो बंद हुआ ही, नए तरीके भी लागू नहीं हुए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि भाई टमाटर से टमाटो प्यूरी बनाते हैं कि नहीं, तो ये तो बहुत आगे की बात हो जाती है। अगर हम लोग ये पूछ लें कि धान से जो राइस बनाने का, चावल बनाने का जो राइस मिल होता है वो है कि नहीं, तो वहाँ भी स्थिति बहुत खराब दिखती है। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज से लेकर के फूड प्रोसेसिंग तक का बिल्कुल बीच का चेन था जिसमें हम लोग कुछ कर सकते थे, इसमें बिहार की क्या स्थिति है अभी? असल बिहार के भीतर जो कानून नहीं होने से समस्या खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है, सुनील सिंह कृषि मंत्रालय में जा रहे हैं, या फिर जो अभी जो बाजार जो गर्म है अटकलों का, एक सुनील सिंह का नाम आ रहा है, मैंने जहां तक के भी सुना कि बिस्कोमान में भी वो हैं, और एक सुधाकर सिंह का, कल एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि टीवी पे अपना वो बाइट दे रहे थे, और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई कि सुधाकर सिंह कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो हम कहें कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं सुधाकर सिंह से ही पूछ लूंगा कि उनका क्या इस पे राय है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे ये निर्णय लेना मेरा अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि कौन क्या बनेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन कोई आपके पास? लालू जी जो आपके, जो कहने का सेंस है कि जो राजद के जो सबसे जो महामहिम हुए और जो कि करता धरता और सब कुछ वही हैं लालू जी, तो लालू जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इस पे बताऊंगा आपको कि मैं क्या सोचता हूँ। लालू प्रसाद जी हमारे आज के नेता नहीं, हम लोग राजनीति के शुरुआती दौर में उनको देखते हुए बड़ा हुए, और उनके एक बड़ी 8वां पास 9वां पास उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इस पे आपका क्या ठीक? देखिए, जब भारतीय लोकतंत्र की जब स्थापना हो रही थी, याद करिए
चूंकि इतिहास का विषय है तो एक मतभिन्नता उस समय भी नहीं, था। उसके लिए नहीं, वो इसलिए कहा कि उस समय भी मतभिन्नता था। पार्लियामेंट की डिबेट को उठा के, संविधान सभा की डिबेट को देखिए कि सभी को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति वालों को वोटिंग राइट का अधिकार होना चाहिए। उस समय पढ़ाई लिखाई का नहीं था, संपत्ति का था। और जब सबको मिलने का अधिकार, तो इसमें 5वां क्लास और पीएचडी का कहां सवाल पैदा हो गया। हम प्रशांत किशोर की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनसे लाखों लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस समाज में हैं, तो नेता मान रहे हैं कि नहीं उनको। उनके साथ जो यात्रा में चल रहे हैं 1000-1500, उसमें से 1000-1500 में से 1000 आदमी तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो क्या वो उनको नेता मान रहा है कि नहीं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे योग्य लोग तो उनके ही साथ घूम रहे हैं, फिर भी उनको नेता मान रहे हैं। और कुल मिलाकर के लोकतंत्र में जो जनता को सबसे लोकप्रिय हो वही लोकप्रिय, वही सर्वप्रिय होता है। बराबर प्रशांत किशोर पूछते रहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो है लालू जी के बेटा हैं, इसके अलावा कोई उपलब्धि है क्या, यही उनका टिक रहता है। जिसको जनता चुन ली हो उसकी उपलब्धि वही है कि उसको जनता चुन ली। और दूसरी बात, पहली बार तो लालू जी के नाम पे चुन ली, लेकिन दूसरी बार तो उनके काम पर चुनी। और निश्चित तौर पर लालू जी के नाम पे 243 तो चुन के नहीं आते। अभी तो हम लोग 80-75 आए थे चुन के, बाकी लोग क्यों हार गए। अगर लालू जी के ही नाम से सबको जीत के आना था तो बाकी लोग कैसे हार गए। आदमी प्रशांत किशोर जी को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मोर डेमोक्रेटिक होने की आवश्यकता अभी भी। प्रशांत किशोर को और मोर वैचारिक आधार पे मोर डेमोक्रेटिक होने की आवश्यकता है, मैं कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे पारिवारिक दृष्टिकोण से, कि जरा लव मैरिज के बारे में बताइए। मैंने कहा ना कि जो हमारे जो विमर्श में भारतीय समाज में विमर्श में जो आधुनिक, इतना भी हम आधुनिक समाज हुए हैं, बने हुए, इसमें अभी भी महिलाएं क्यूरियोसिटी का सवाल है। तो उस क्यूरियोसिटी को आप बरकरार रखना चाहेंगे।